बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे और अगेन ये काफ़ी इजी हैं और इसमें जो टाइटल हमने पढ़ना है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स आप मैथ के अंदर पढ़ते हैं काफ़ी तफसील से, पूरा एक चैप्टर है उसका ना, और वहाँ पे पढ़ा जाता है सारा, और फिज़िक्स में भी 9-10 में भी पढ़ा हुआ है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी या चीज़ क्या होती थी कि जिसको सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से शो कराते हैं, ठीक ना। जैसे कोई नंबर है 40 है 50 है, वो मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है, और हाल ही मैग्नीट्यूड कह दें तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, पता चल जाता है कि ये चीज़ है। लेकिन वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन भी साथ इन्वॉल्व होती है। तो वेक्टर्स ज़ाहिर है ये इस तरह की शक्ल जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, पी से लेके क्यू की तरफ जा रहा है, ये टेल है, ये हेड है, एंड सो ऑन, इस तरह से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सवाल करते करते मैं आपको डिटेल्स जो है वो बताता चला जाऊंगा, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.1 यहाँ पे क्या कहता है, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, ये हमारा वही है जो हम 9-10 में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते थे, ठीक है ना। नीचे ज़मीन के साथ साथ एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, अगर आप कहें तो यहाँ छोटा सा बना लेते हैं ऐसे करके, ये दो दो लाइनें हम लगाते थे। इधर प्लस का एक्स एक्सिस है, इधर वाई प्लस माइनस का वाई एक्सिस है, ऊपर प्लस का वाई है, नीचे माइनस का वाई है, इधर ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर चीज़ शो कराई जाती है। तो कहता है जो वेक्टर है ना हमारा, जो अभी हम ज़ाहिर है उसको काम करने लगे हैं उस पर, वो इसके अंदर कहीं हमने बनाया हुआ है। मे बी यहाँ बनता है, इधर कहीं पे भी, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, लेकिन इस हिसाब से है, ठीक है। और देखें इसमें फिर ज़ाहिर है जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं तो उसमें जो पॉइंट्स शो कराए जाते हैं उसमें पहला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, कि एक्स की तरफ उसकी डायरेक्शन क्या है और वाई की तरफ डायरेक्शन क्या है, वो सारा बताया जाता है उसके अंदर। तो कहते हैं सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपके पास एक पूरा सिस्टम है इस तरह का। अब वेक्टर ए इस तरह का एक वेक्टर, ठीक है, मैंने देखें इसकी डायरेक्शन ऐसे बनाई है, डायरेक्शन ज़ाहिर है कहीं पे भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करती। तो एक वेक्टर ए है, हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट पी, उसकी जो टेल है वो पी पॉइंट के ऊपर है, जैसे मैंने यहाँ बनाया पी पॉइंट, और पी पॉइंट ये वाला है -2 एंड -3, एंड इट्स टिप एट क्यू, और उसकी जो टिप है, जो एंड है जहाँ पे तीर का निशान लगाते हैं, वो क्यू पॉइंट के ऊपर है और वो 3-9 है, ठीक हो गया। अब करना क्या है, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ये पी और क्यू के दरमियान। अब अगर तो वेक्टर इन्वॉल्व ना हो रहे होते तो हमारे पास ये 9-10 का डिस्टेंस वाला फार्मूला है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट हम ले रहे होते हैं, तो वो फार्मूला लग सकता है। लेकिन चूंकि हम ये वेक्टर्स का पढ़ रहे हैं और वेक्टर के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो है भी वेक्टर ही है, तो फिर वेक्टर की जो कंडीशंस हैं, जो उसका सिचुएशन है वेक्टर की, वो हमने लगा के उसको हल करना है। वो भी बड़ा इजी है। तो देखें सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। पहले ज़ाहिर है हम पी पॉइंट को शो कराएंगे, क्यू, क्योंकि ज़ाहिर है पी और क्यू से ही तो काम होना है, तो पी और क्यू को आपने सामने रख लेना है। अब देखें यहाँ पे होता है एक पोजीशन वेक्टर। अब ये बड़ी अहम चीज़ है। पोजीशन वेक्टर ये होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो बनाया होता है ना, उसका एक ओरिजिन होता है। मैं हल्का सा यहाँ बना देता हूँ, ये देखें ज़रा, क्योंकि ये वेक्टर है ना तो ज़रा आपको बेहतर समझ आ जाएगी। असल में देखें मैं डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, इसलिए कि जितने कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे ना, उतना ही आपको फ़ायदा होना है कंसेप्चुअल सवालों में, शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, एंड सो ऑन, नॉलेज बढ़ता है ना, ठीक है। तो उस तरह से, वरना तो मैं सीधा सीधा कहूँगा एंजो इस तरह हो गया, ऐसे हो गया, एंजो हो गया, उंजो हो गया ठीक है। लेकिन ये है कि जो मैं समझा सकता हूँ वो ज़रूर मैं साथ समझाऊंगा। ओके, तो ये वाई एक्सिस ऐसे होता है, इस तरफ आपको पता है ये एक्स एक्सिस ऐसे करके लाइन बनाते हैं, और आपको पता है यहाँ पे ओरिजिन होता है। अब ये देखें ये ओरिजिन है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर की हम बात करते हैं ना, तो वो ये होता है कि अब सब पी पॉइंट है ना, तो पी पॉइंट ओरिजिन से कितने फासले पर है। अब मतलब ओरिजिन से पी तक का मैं एक वेक्टर बनाऊंगा ना, क्योंकि ज़ाहिर कुछ फासला तो है, उसको मैं कहता हूँ उसका पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह क्यू जो पॉइंट है, अब ओरिजिन से लेके क्यू तक का जो फासला है वो पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये पोजीशन वेक्टर जब भी आगे कहीं बात आएगी ना, तो आपके जेहन में आ जाना चाहिए कि वो उस पॉइंट का या उस वेक्टर का ओरिजिन से कितना दूरी है, कितना दूर है वो,
कितना डिस्टेंस है, क्या क्या वेक्टर बन रहा है उसका ओरिजिन के साथ, ठीक है। तो इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो पी और क्यू पॉइंट्स हैं ना, इनके पोजीशन वेक्टर बना लेंगे, और वो बड़े इजी होते हैं। जो इनके नुक्ते हैं ये वाले, क्योंकि ओरिजिन तो 0 0 है ना, ओरिजिन का तो मसला ही कोई नहीं है, 0 0 है, उसका इम्पैक्ट कोई नहीं होना। तो जो पी पॉइंट है उसी से आपका वेक्टर बन जाता है। -2 है, उसके साथ आई लगाए। आई इसलिए कि जो एक्स एक्सिस के साथ होता है वो उसकी आई डायरेक्शन होती है, जो वाई एक्सिस की तरफ होता है उसकी जे डायरेक्शन होती है। तो -2i और -3j ऐसे करके उसका एक पोजीशन वेक्टर बन जाता है, उसको आप R1 का नाम दे दें। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बना लेते हैं, Q के भी 3 और 9 है, तो 3i और 9j ऐसे करके देखें R1 और R2 बन गया। अब देखें ये एक अच्छी बात हमने बना ली है। अब क्या है कि हमें ये वेक्टर बना लेना है पी क्यू। अब इसका फार्मूला होता है कि अगर आपने वेक्टर बनाना है पी क्यू, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, R2 वेक्टर में से R1 माइनस कराते हैं। जो दूर वाला पॉइंट होता है ना, उसमें से पहले वाले को माइनस कराया जाता है। यानी क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से जो पी का पोजीशन वेक्टर है उसको माइनस कराएंगे, ओ क्यू में से ओ पी माइनस कराएंगे, ऐसे आप कह सकते हैं। तो ए वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, या उसको उसकी वेक्टर की फॉर्म जो है R2 माइनस R1 कह लें। अब जो R2 हमने बनाया ये वाला, उसको आप पहले लिखें, माइनस लगाएं और R1 को लिख लें। अब R1 के अपने भी नेगेटिव साइंस हैं, ये नेगेटिव साइन है, तो माइनस जो है इनको प्लस करवा देगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि वो प्लस की शक्ल में आ गया। अब इनको ऐड करा लें, आई वाला आई वाले के साथ ऐड होना है, जे वाला जे वाले के साथ ऐड होना है। तो ये हमारा ए वेक्टर हमें मिल गया, ये ए वेक्टर है। अब चूंकि हमें ए वेक्टर का वो जो डिस्टेंस है वो चाहिए, फासला चाहिए पी से लेके क्यू तक, तो ये फासला असल में मैग्नीट्यूड होता है कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। मैग्नीट्यूड का वर्ड आए, लेंथ का वर्ड आए, वो एक ही बात होती है, डिस्टेंस भी, उसी सारी तीनों चीज़ें एक ही चीज़ें हैं। तो हमने क्या करना है कि हमारा ये जो ए वेक्टर आया ना ये वाला, हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। अब मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, बहुत आसान है। आई वाला जो पार्ट है, जो एक्स वाला पार्ट होता है, उसका आपने स्केयर लेना है, वाई वाले पार्ट का स्केयर लेना है और प्लस करके अंडर रूट ले लेना है। तो ये इसका फार्मूला मैग्नीट्यूड का बड़ा सिंपल सा है। तो ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे तो 5 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर, 25 प्लस 144, ऊपर स्केयर रूट है 169। कैलकुलेटर से करते जाएं और जब आप स्केयर रूट लेंगे तो 13 आएगा। ये मैथ में हम पढ़ते हैं कि जब स्केयर रूट लें तो आप प्लस माइनस लगाएं आंसर के साथ, लेकिन चूंकि यहाँ पे तो चीज़ें हैं ना, वैल्यूज़ हैं, तो माइनस की ज़रूरत नहीं होती, प्लस में ही हम आंसर लिखते हैं और यूनिट साथ लिख दें, क्योंकि अब अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में है तो मीटर में होगा। तो ऐसे करके हम वेक्टर्स की शक्ल में अपना वो जो डिस्टेंस है पी और क्यू के दरमियान, वो हम फाइंड कर लेंगे। अब देखें ये पहला सवाल थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि मैंने इसमें डिटेल्स समझाई। अब आगे ये जो डिटेल है आगे आएंगी तो कोई मसला नहीं है, वो हमने पहले पढ़ ली हुई है। प्रॉब्लम 2.2 दूसरा सवाल क्या है, अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम। आप अपने कमरे को जेन में लाना है, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसको जेन में लाएं, ठीक है। तो उसका एक कॉर्नर, एक कोना, एक जो नुक्कर होती है ना, वहां से हम स्टार्ट लेने लगे। अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया एज द ओरिजिन। वही जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, तो वो वहां पे हमारा वो जो नुक्कर है, कोना है उसकी, वो हमारा ओरिजिन है ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वही मैंने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताया आपको। इफ एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग, एक कीड़ा है कोई भी, लाल बेग समथिंग कुछ भी, वो कीड़ा क्रॉल कर रहा है, ठीक है, चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। कहाँ पे, ऑन एन एडजेसेंट, उसी जहां पे हमने वो उस कॉर्नर पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया है ना, उसके साथ वाली दीवार, ठीक है, उसके वो क्या कहते हैं, सज्जे तरफ हो सकती है, खब्बे तरफ हो सकती है, राइट या लेफ्ट साइड पे जो भी दीवार है उसके साथ वाली, आप समझें कि वहां पे कीड़ा जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है, एट अ पॉइंट। अब ये पॉइंट उसने दे दिया 2 1 कि 2 1 पे जो है वहां पे वो मौजूद है। अब ये 2 1 है ना, अब थोड़ा सा अब ज़ाहिर है वो तो कमरा 3 डायमेंशनल होता है ना, तो हमने ये कोशिश की है कि उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बनाएं, और लेट्स सपोज कि ये दीवार है, तो इस दीवार के ऊपर यहाँ पे मौजूद है 2 1। 2 1 का मतलब क्या होगा कि उसका एक्स एक्सिस यानी ओरिजिन से जो फासला है एक्स एक्सिस वाला वो 2 है, और जो वाई एक्सिस की तरफ से है वो 1 है, ठीक है। ऐसे करके वो 2 1 पॉइंट होता है। अब साथ वो बता रहा है वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, जो भी हम ये नापेंगे वो मीटर्स में होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दैट कॉर्नर ऑफ द रूम, मेन काम क्या करना है कि हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है
कि ओरिजिन से उस कॉर्नर से उसका फासला कितना है। अगेन यहाँ पे ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर तो हम डायरेक्ट अगेन वो 2 पॉइंट फार्मूला लगा के हम लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि वेक्टर है तो ज़रा वेक्टर की शक्ल दे देते हैं। लेकिन वेक्टर की शक्ल देनी भी आसान है क्योंकि वो ओरिजिन से के साथ हम मैच कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट उसका पोजीशन वेक्टर बना लें, क्योंकि जब ओरिजिन है तो फिर वो पोजीशन वेक्टर है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सोल्यूशन हम ऐसे स्टेप्स बनाएंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क है या एक्स कह रहे हैं या कुछ भी। पी पॉइंट जाहिर है हमें दिया हुआ है 2 1। अब इस पी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं कि भाई ओरिजिन से वो कितना है। तो चूंकि ओरिजिन साथ इन्वॉल्व है तो इन्हीं के साथ हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 2i एंड 1j, और उसको r का नाम दे दें। अब इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है ना, जैसे पिछले सवाल में किया था। तो डिस्टेंस लेना है तो इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो 2 का स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर लें, प्लस करें, अंडर रूट करें, तो ये 5 का स्क्वायर रूट आ जाता है। 5 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में कर लें, 2.24 मीटर्स। उसने कहा था ना मीटर्स में है, तो मीटर्स में ही हमें लिखना है। तो दैट्स इट। देखें ये 4-5 स्टेप्स के अंदर ये आंसर इसका आ जाता है। प्रॉब्लम 2.3 है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वन। अब यूनिट वेक्टर बनाना है, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा सवाल है। यूनिट वेक्टर जो बनाया जाता है ना, उसका सिंपल सा फार्मूला है कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें। ठीक है, ये वेक्टर है ना, तो इसी वेक्टर का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उस वेक्टर को उससे डिवाइड करा देंगे, और दैट्स इट। तो ये उसका फार्मूला है। ए यूनिट, यूनिट का ये कैप होती है ऊपर। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जाहिर है वो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो 4 और 3 के स्क्वायर्स लेके, जाहिर है आपको पता है मैंने सारा, तो ये 5 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और इस वेक्टर को, ये था ना वेक्टर 4i प्लस 3j, उसको हमने 5 पे डिवाइड करा देना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि उसी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है भला, अगेन मैं थ्योरी समझा रहा हूँ। यूनिट वेक्टर क्या है कि डायरेक्शन है, कि वो जो वेक्टर है हमारा 4i प्लस 3j, इसकी डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.4, यहाँ पे क्या करना है, 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड। 2 पार्टिकल्स हैं जो छोटे छोटे जर्रे, कुछ भी एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, वट कुछ भी हैं, नुक्ते की तरह के पार्टिकल्स हैं, और वो लोकेटेड हैं कहाँ पे, ये उनकी जाहिर है वेक्टर्स दिए हुए R1 ओरिजिन के हिसाब से, ये उसका बनता है पोजीशन वेक्टर कह लें या कुछ भी, एंड R2 जो है वो ये है, ठीक है, दोनों का। ठीक है, पहले पार्टिकल का ये है, दूसरे पार्टिकल का ये है। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिस वन एंड इट्स ओरिएंटेशन। कहते हैं पहले ये जो वेक्टर है ना, ये वाला, ये वेक्टर बनाएं। अब ये वेक्टर क्या है, बड़ा सिंपल सा, R2 माइनस R1, दोनों को माइनस कराना है, R2 में से R1 निकाल दें तो एक नया वेक्टर बन जाएगा ना। ठीक है, तो वो जो वेक्टर है उसका क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड बनाना है। मैग्नीट्यूड अभी हमने सीख लिया, बड़ा इजी है। और उसकी ओरिएंटेशन कि वो किधर को बनेगा, वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, डायरेक्शन क्या होगी, एंगल क्या होगा, थीटा एंगल क्या बनेगा, ये हमने बनाना है। और अगेन ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल काम है। तो सबसे पहले तो वही बात कि दोनों जो वेक्टर्स हैं R1 और R2 वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सामने लिख लिए। फिर जाहिर है R2 माइनस R1, तो R2 को पहले लिख लें, माइनस के साथ R1 को लिख लें। R1 जो कि पॉजिटिव है तो फिर जाहिर है कि वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये भी माइनस में लिखा हुआ है। अब इनको आप कराएं, -2 -3 -5 और +3 -7 करेंगे तो -4। अब ये हमारा R2 माइनस R1 आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा इजी है, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। 5 का 25, 16, 41, 41 का स्क्वायर रूट लेंगे 6.4। तो ये तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा इजी आ गया कि इसका मैग्नीट्यूड इतना, इसका डिस्टेंस इतना आपस में दोनों पॉइंटों का। अब ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का फार्मूला है कि 2 पॉइंट्स का या इस तरह से वो हमें बनाना हो उस वेक्टर की कि डायरेक्शन क्या है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हमें याद रखना है। यहाँ मैंने थीटा नहीं लिखा, थीटा वो मैं आगे बताता हूँ कि क्यों नहीं लिखा। ये फाई है, एक ओवरऑल हमें डायरेक्शन मिलती है कि एंगल कितना बन रहा है, एंगल। अब देखें tan इनवर्स y ओवर x, ये इसका फार्मूला है। tan इनवर्स y ओवर x, y ओवर x मतलब कि उसका जो y कोऑर्डिनेट है ये वाला और ओवर x कोऑर्डिनेट, -4 ओवर -5 वो हम लिखेंगे। तो माइनसेस कट जाते हैं आपस में वैसे भी, ठीक है। और चूंकि एंगल लेना है तो माइनसेस के बगैर ले, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वो आगे से फिर काम समझ आ जाएगा, माइनस के बगैर लेना है। तो 4 ओवर 5 करें, ठीक है, वो आप उसका कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के tan दबाएं, 4 ओवर 5 उसके अंदर ब्रैकेट में लिखें तो वो 39 डिग्रीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे अगर पॉइंट्स में भी आता है छोड़ दें, वो राउंड ऑफ कर लेते हैं ना। तो एंगल हमारे पास 39 आ गया। लेकिन अब ये एंगल तो पता चल गया, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आता है, डायरेक्शन इधर को जानी है, इधर को जानी है, इधर को जानी है, वो तो पता ही नहीं है।
लेकिन एंगल का पता है कि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाती है। तो वो जो किस क्वाड्रेंट में आएगा, ओरिएंटेशन कहाँ होगी, वो पता चलता है इनके एक्स और वाई जो कंपोनेंट हैं उनके साइन क्या हैं। देखिए दोनों के साइन नेगेटिव थे, तो जब दोनों साइन नेगेटिव होते हैं तो आपने ये 9 10 में 10th में पढ़ा था कि इधर देखें हर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर में देखें इस साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आएंगे तो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो हमारा ये जो डायरेक्शन है, उसकी ओरिएंटेशन है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आनी है। अब फॉर एग्जांपल देखें ऐसे करके वो वेक्टर बन रहा होगा, लेकिन उसके साथ 30 डिग्री 39 डिग्री का एंगल है, ये फॉर एग्जांपल ये देखें एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन टोटल एंगल तो यहाँ से काउंट होगा ना, तो इसलिए 180 डिग्री तो ये बन जाते हैं 180। तो 180 में आपने उसको ऐड करा लेना है, 180 प्लस 39 करेंगे 290। तो ये एक्चुअल उसका एंगल है, ये उसकी ओरिएंटेशन है। क्योंकि जब हमें बताया जाएगा कि भाई उसका एंगल 219 है, तो हम खुद ही हिसाब लगा लेंगे कि तो फर्स्ट में तो होना नहीं है, सेकंड तक 180 होता है, तो फिर ये थर्ड के अंदर कोई इस तरफ को डायरेक्शन जा रही है, नीचे की तरफ ऐसे। तो दैट्स इट, ये इसका काम है। ले जी, प्रॉब्लम है हमारा 2.5। यहाँ पे क्या है, इफ अ बी वेक्टर इज एडेड टू अ ए वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, हमने उनको क्या करना है, ऐड करना है। द रिजल्ट इज दिस वन, जमा करके जो आंसर आता है ना वो हमें उसने बता दिया। इफ बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, अब क्या कह रहा है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करवाएं, द रिजल्ट इज दिस वन, तो माइनस करवाने का रिजल्ट ये है। तो ये बड़ा मजेदार और बड़ा इजी सवाल है। वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए का मैग्नीट्यूड बताना है। देखें कितना इजी, मैथ को इन्वॉल्व करेंगे। तो पहले जो हमारा सवाल कहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है कि दोनों को प्लस करें, दोनों वेक्टर्स को, वो ये आंसर आता है इक्वल टू दिस वन, ये इक्वेशन बन जाती है। और जब बी को माइनस कराएं ए में से, यानी ए माइनस बी, तो वो ये आंसर आता है। अब जाहिर है इनको हम जैसे दो इक्वेशनों को आपस में हल करते हैं मैथ के अंदर, वैसे कर लेंगे। दोनों को आमने सामने रखेंगे और आपको पता है कि ये प्लस बी और माइनस बी कट जाना है, सिंपल सा काम है। ए और ए मिलके 2a हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी जगह 2a। इधर से देखें, आई में से आई को कराना है, जे में से जे को कराना है। 6 माइनस 4 2 आ गया, 7 और 1 8 आ गया। अब ये 2 है, 2 जाकर डिवाइड करा देगा, तो 2 से डिवाइड करा दें, तो ये हमारा ए वेक्टर। तो ए वेक्टर ही चाहिए था, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हम ज़ाहिर है पहले करते आ रहे हैं। इधर उसके साथ 1 है, 1 कोएफिशिएंट है, 1 का स्क्वायर लें, इधर 4 का स्क्वायर लें, तो ये 17 16 है ना, ये 16 और 1 17 17, तो 17 का 4.12, तो ऐसे करके देखें इजीली हो जाता है ये। 2.6 यहाँ पे क्या है जी, गिवन दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बड़ा इजी काम है, इजी इजी पीजी, ठीक है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जैसे पिछले वो 2.4 में शायद किया है, किसकी फाइंड करनी है, सी वेक्टर की। और वो सी वेक्टर कैसे बनेगा, ए और बी को प्लस करवा के, ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्लस करा लेते हैं, तो बड़ा सिंपल सा काम है। ए और बी को प्लस में लिखे तो वह हमारे पास ये आ गया। अब ये सी वेक्टर है, अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले ले, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर रूट बनेगा, 5.1 हो गया। ओरिएंटेशन लेनी है तो वही tan phi इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, या डायरेक्ट लिख लें phi इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज 1 और 5 बगैर माइनस साइन के, क्योंकि देखें वाई कोऑर्डिनेट माइनस है, माइनस को ना यहाँ घुसाएं, ठीक है, डायरेक्ट करें 1 ओवर 5, बाद में फिर आगे कर लेंगे ना उसको। तो tan इनवर्स 1 ओवर 5 कैलकुलेटर में करें, 11 डिग्री आ गया। अब आप देख लें कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, एक्स वाला पॉजिटिव है, वाई वाला नेगेटिव है, तो वो कहाँ पे होता है। अगेन उसको थोड़ा सा बना लिया करें कि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव ये है और y नेगेटिव ये है, तो फिर ये वाली डायरेक्शन जगह बनी ना। तो ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हमारा वो आ गया फोर्थ में। आप उसको लिख लें कि भाई x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, c लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब होता है तो 360 में से माइनस कराते हैं, क्योंकि देखें 360 तो टोटल हो जाता है ना, तो वो तो कहीं पीछे बन रहा होगा, तो फिर उसमें इसको माइनस कराया जाता है। तो 11 को आप माइनस करा लें तो 349 डिग्री, तो ये उसकी ओरिएंटेशन मिल गई। अब इसका बी पार्ट भी है, यहाँ पे डी फाइंड करना है, वो है 3a माइनस 2b। बिल्कुल सिंपल सा काम है, a को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, b को -2 से करवाना है, जो चीज़ें आएंगी उनको हमने इकट्ठा कर लेना है, और उसमें देखें i वाला पार्ट खत्म हो जाता है, तो d बन गया 17j, ठीक हो गया। अब जाहिर है इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो 17 उसी का स्केयर लेके अंडर रूट वैसे ही कट जाना है, वही 17 आएगा। एंगल थीटा tan इनवर्स y ओवर x। अब y कोऑर्डिनेट तो है लेकिन x कोऑर्डिनेट तो था ही नहीं, तो वो उसको आपने 0 लिख लेना है। आप किसी भी चीज़ को 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो तो इन्फिनिटी हो जाती है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी वो हमने टेबल याद किया हुआ है,
वो साइन कॉस टैन का वो जैसे करके टेबल बना होता है, ठीक है। तो टैन कब इन्फिनिटी आता है, 90 डिग्री पे आता है। तो ये वैसे याद कर लें, क्योंकि अब कैलकुलेटर में इन्फिनिटी तो बनेगी नहीं, मैंने करके नहीं देखा, मे भी आप बना के देखें। तो वैसे अब याद रखना होता है कि इन्फिनिटी कब आती है टैन में, जब 90 डिग्री का एंगल होता है। सो दैट्स इट इसमें। और इसमें देखें 90 ही है ना, इसमें वो ओरिएंटेशन और तो नहीं, क्योंकि वैसे तो पॉजिटिव और एक्स है ही नहीं है। तो इसलिए जो आया यही हमारा एंगल थीटा बनेगा, वही उसकी ओरिएंटेशन हो जाएगी। 2.7 पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब थोड़ा सा अब नई चीज आ रही है। 2.6 तक पहले 6 सवालों में एक जैसा ही काम था। मैग्नीट्यूड लेना है, उसका डिस्टेंस लेना है, उसकी ओरिएंटेशन निकालनी है, एंगल थीटा। अब उससे फर्दर अब एक स्टेप हम आगे जाने लगे हैं, एंगल फाइंड करना है इन दो वेक्टर्स के दरमियान। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये इस तरफ को जा रहा है, एक वेक्टर इस तरफ को जा रहा है, तो जाहिर है बीच में कोई एंगल बनेगा ना, तो वो एंगल थीटा हमें फाइंड करना है। अब एंगल थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एक चीज है जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट है हमारे पास, जो आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें। एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का ये फार्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। और इसका प्रूफ वगैरह जाहिर है पीछे सारा लिखा हुआ है चैप्टर के अंदर सारा, कि ये कैसे बनता है, ठीक है। अब ये फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, इसको याद रख लेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं, यानी ये वाली जो साइड है ये कैसे बनेगी, ए डॉट बी। उसके लिए तरीका होता है कि आप ए वेक्टर को लिखें, बी वेक्टर को लिखें, बीच में डॉट लगा लें। डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, आई वाले पार्ट को आई वाले पार्ट से ज़रब देनी है, जे वाले को जे वाले से देनी है। और अगर फॉर एग्जांपल के पार्ट भी आ गया तो के पार्ट को के पार्ट से, थ्री डायमेंशनल। आगे कहीं कुछ सवालों में थ्री डायमेंशनल भी आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ये टू डायमेंशनल है ना, आई और जे है, सिर्फ के भी आ जाता है। तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 14। तो ये ए डॉट बी जो है हमने 14 फाइंड कर लिया। अब जब इस तरफ फार्मूले आएंगे तो आपको ए का भी मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का भी चाहिए। तो आप ए का मैग्नीट्यूड अलहदा से, बी का मैग्नीट्यूड अलहदा से, वो मैंने आपको तरीका समझा दिया है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके स्क्वायर्स लेने हैं। तो ये मैग्नीट्यूड उस ए का आया 5.1, बी का मैग्नीट्यूड 4.5। अब फार्मूले में देखें हमें चाहिए थीटा, तो थीटा जो है कॉस थीटा, इसको अगर आप अलहदा रखें तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड उधर जाके डिवाइड कराएगा, तो फार्मूला आपका इस शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऊपर और नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट भी निकाला हुआ है हमने 14, दोनों के मैग्नीट्यूड भी निकाले में 5.1 4.5। अब कैलकुलेटर में इसे हल कर लें, 14 को इन दोनों से डिवाइड, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, साइड पर रख लें, 14 को उससे डिवाइड करा दें, बहरहाल तो ये 0.61 आता है। और चूंकि एंगल थीटा चाहिए तो कॉस को उठा के उधर ले जाएं, कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स दिस वन करेंगे तो 52 डिग्रीज जो है ये आपको मिल जाएंगी। ओके जी, 8वां सवाल, फाइंड द वर्क डन। अब उसकी एप्लीकेशन आ गई है डॉट प्रोडक्ट की, जो 2.7 में हमने किया है डॉट प्रोडक्ट, अब उसकी एप्लीकेशन है कि फिजिक्स में बाज फार्मूले होते हैं जिसमें डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। अब देखें, फाइंड द वर्क डन फाइंड करना है W व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स जहां पे लग रही है, तो ये हमारी फोर्स आ गई, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स दिस वन, फोर्स ये वाली है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उस चीज को एक सीधी लाइन में मूव कराते हैं, फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस, इस पॉइंट से यहां पे ले आते हैं। अगर आप वर्क डन की डेफिनेशन को थोड़ा सा माइंड में लाएं तो वर्क डन क्या होता था, वर्क डन ये होता था कि एक जगह से दूसरी जगह चीज मूव करके जाए, हरकत करके जाए, फिर हम कहते हैं काम हुआ है। तो यहां देखें वो कह रहा है कि फोर्स हम ये वाली लगा रहे हैं और जो चीज यहां पड़ी हुई थी वो चल के हिल के हरकत करके यहां पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो सारा सिनेरियो वो सही बना के दे रहा है ना हमें। तो फोर्स की जगह पे हम ये लिख देंगे F इज इक्वल टू 3I + 2J। वर्क डन डेफिनेटली हमें फाइंड करना है, लेकिन अभी हमें D का नहीं पता, क्योंकि फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है W इज इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है, या F डॉट डी। तो D मतलब टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगेन आप 2 पॉइंट फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन हमने वेक्टर के हिसाब से भी जाना है। तो हमारे पास ये जो पहला पॉइंट है 2 - 1, उसका पोजीशन वेक्टर बना लें जैसे पहले क्वेश्चन में बनाया था। दूसरे जो सेकंड है उसका भी पोजीशन वेक्टर बना लें, और डी डिस्टेंस वही है R2 - R1, यानी सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को आप माइनस कराते हैं, वेक्टर को दोनों को माइनस करा दें। अब ये हमारा डिस्टेंस वाला वेक्टर है, और वेक्टर ही चाहिए क्योंकि फोर्स भी तो वेक्टर की शक्ल में ही है ना। तो फोर्स भी वेक्टर की शक्ल में है, हमारा डिस्टेंस भी वेक्टर की शक्ल में आ गया। अब आप उसका फार्मूला लगा सकते हैं, W इज इक्वल टू F डॉट डी। अब ये डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, ये असल में ना स्केलर क्वांटिटी आती है,
और वर्क डन जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी जॉल्स में होता है, ठीक है, एनर्जी होती है ये वर्क डन। तो ये इसमें डायरेक्शन कोई नहीं होती, तो डायरेक्शन वाला आगे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, वो जिसमें साइन थीटा आता है एंड सो ऑन, क्रॉस प्रोडक्ट है वो। तो डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा लगा देंगे, एफ को लिखें, डी को लिखें, मैंने जैसे बताया आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई, और बड़े इजीली 22 जॉल्स जो है ये हमें वर्क मिल जाएगा कि इतना काम हमने उस पर किया है। 2.9 ये क्या है जी, शो दैट द थ्री वेक्टर्स, यहाँ पे तीन वेक्टर उसने दिए मैं सवाल में, ठीक है, ये पड़ा हुआ है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बड़ा इजी काम, कि एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल आपस में बना रहे हैं, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट की ये खसूसियत होती है कि जब दो वेक्टर आपस में 90 का एंगल बना रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। तो हम डॉट प्रोडक्ट का वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ए बी और सी उनके नाम रख लेते हैं, भाई ये वाला वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है। अब हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए को सामने रखें, बी को सामने रखें, मल्टीप्लाई करवा दें, 1 इंटू 2, 1 इंटू -3, 1 इंटू 1, ठीक है। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। अब यहाँ पे थर्ड डायमेंशन ले आया वो, ठीक है ना, के वाला पार्ट भी आ गया, तो कोई इशू नहीं है। तो देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। इसी तरह बी और सी का भी डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि सब को बताना है ना कि सब आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए का बी के साथ डॉट किया, फिर अब बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज लिख के, वो देखें वो भी जीरो आता है। और लास्ट पे हम ए डॉट सी भी करके देखेंगे, ठीक है, ए और सी का भी आपस में 90 आना चाहिए ना, तो ए डॉट सी करेंगे, तो इनको भी जब आपस में करवाएंगे, सारे स्टेप्स मैंने बना दिए हैं, तो वो भी देखें आंसर जीरो आ जाता है। तो तीनों आगे जीरो, तो हम अब एक सेंटेंस लिख देंगे कि सिंस ऑल डॉट प्रोडक्ट्स आर जीरो, सो ए बी सी तीनों वेक्टर्स जो हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये उसका सिंबल है परपेंडिकुलर का। ओके, 10th वाला क्वेश्चन, गिवन दैट ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब प्रोजेक्शन जो है ना ये बेसिकली एक किस्म का साया होता है। जैसे अगेन अगर छोटी सी मिसाल ले लें कि एक वेक्टर यहाँ पे है और एक वेक्टर यहाँ पे है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है ना, तो इसको आप ए कह लें, ठीक है जी, ए है और ये वाला बी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सूरज है, ठीक है, और सूरज जो है वो ये ए पे पड़ रहा है, तो ए का प्रोजेक्शन यानी उसका साया जो है वो यहाँ पे नीचे पड़ रहा होगा, और कहाँ तक पड़ना है वो जाहिर है वो सूरज के एंगल पे होता है एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये प्रोजेक्शन जो है वो साया है एक वेक्टर का दूसरे पे, इम्पैक्ट क्या है, एक वेक्टर का दूसरे पे इम्पैक्ट क्या है। अब उसके लिए भी ना बड़ा बेसिक सा फार्मूला है हमारे पास, और वही फार्मूला डॉट प्रोडक्ट वाला। उसमें हम ये करते हैं कि चूंकि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी करना है, तो आप जब ये फार्मूला लिख लेते हैं तो उसमें ए और कॉस थीटा को आप एक तरफ रखते हैं, और ये जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है उसको उस तरफ ले जाते हैं, यानी ये आ जाता है ए डॉट बी ओवर बी। यहाँ पे ये देखें ए कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस वन, तो ये इसका फार्मूला है प्रोजेक्शन का ए का बी के ऊपर। तो चूंकि ए का बी के ऊपर कर रहे होते हैं तो ए को इस साइड पे रखना है, बी को इधर रखना है, थोड़ा सा टोटका जो है वो याद रख लें। सो बेसिकली हमें इस फार्मूले में क्या चाहिए, ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, जो पिछले सवाल में भी समझा, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो छोटा सा काम है ये देख लें। तो यहाँ पे देखें हम कर रहे हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ए और बी का, ठीक है, ए और बी वेक्टर को लिखा और उनका डॉट प्रोडक्ट, इस 1 को 1 3 के साथ, -2 को 0 के साथ, क्योंकि इसके पास जे वाला पार्ट नहीं है, और 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3 1 ज़ा 3, ये 0 हो गया, 3 4 ज़ा 12, -9। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, तो बी वेक्टर हमारा ये वाला था ना 3 और 4 वाला, तो इसका आपने ज़ाहिर इन्हीं के स्केयर्स लेने हैं, प्लस करना है स्केयर रूट, तो ये 5 आ जाता है। अब फार्मूले के अंदर आ जाए, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी -9 है, और नीचे उसका भी मैग्नीट्यूड है वो 5 है, तो -9/5। तो देखिए ये बड़ा इजीली जो है ये काम हो जाता है, फार्मूला थोड़ा सा हमें इसको याद करना पड़ेगा। प्रॉब्लम जो 2.11 है हमारी 11th क्वेश्चन, वेक्टर ए बी एंड सी तीन वेक्टर्स हैं, आर मैग्नीट्यूड, अब उनके मैग्नीट्यूड्स दे दिए बजाय पूरे वेक्टर्स देने के। तो ए का मैग्नीट्यूड 4 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, और सी का मैग्नीट्यूड 8 है। लेकिन साथ इनकी ना उसने डायरेक्शंस भी बताई हैं कि ये जो ए वाला है वो 4 यूनिट किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, और 3 यूनिट जो है ये वो वेस्ट की तरफ है बी वाला, और सी वाला जो है वो ईस्ट की तरफ है, शुमाल मगरब मशरक वगैरह जो भी है, ठीक है। तो अब इसमें से करना क्या है, डिस्क्राइब करना है ए क्रॉस बी।
अब क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, और साथ अब देखें क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसमें डायरेक्शन भी साथ इन्वॉल्व होनी है। जब हम इसको हल करेंगे तो डायरेक्शन भी बताएंगे कि ये चीज़ किधर को जा रही है। अब देखें, सबसे पहले तो अपने आप को क्लियर करना है, ठीक है। वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है ना, ऐसे करके आपने बना लेना है, ठीक है। ईस्ट के साथ वेस्ट है, नॉर्थ के साथ साउथ है। अब देखें ए जो है वो 4 यूनिट नॉर्थ की तरफ है, तो ये देखें 4 यूनिट नॉर्थ की, नॉर्थ हमने ऊपर को बनाई हुई है, ठीक है, उधर बना दें। बी जो है 3 यूनिट वेस्ट है, तो वेस्ट इधर को है, तो बी जो है वो इधर को। इसी तरह जो सी है हमारा 8 यूनिट इधर को है, तो ये हमें अपने वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो भी ऐसे पता चल जाएगी। अब देखें ए क्रॉस बी करना है, तो हमें पता है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है। यहाँ पे देखें क्रॉस में साइन है, ये फार्मूला याद करते हुए हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। डॉट के अंदर कॉज होता है, क्रॉस में साइन होता है, लेकिन अब देखें इस फार्मूले के साथ एक यूनिट वेक्टर भी इन्वॉल्व है। यूनिट वेक्टर ने डायरेक्शन बतानी होती है, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर वो डायरेक्शन बताएगा तो वेक्टर बन जाएगा, ये मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये भी साथ ज़रूरी है, डायरेक्शन भी बतानी होती है। बाकी काम को इतना मुश्किल नहीं है, ए और बी का जो मैग्नीट्यूड्स तो दिए हुए हैं, ये मैग्नीट्यूड्स ही हैं उसके, तो वो ए और बी का 4 और 3 जो है वो आप लिखें। साइन ऑफ देखें इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल है, जो हमने अभी बना के देखा है। ये देखें इधर भी 90 है, इस तरफ भी 90 है, और बी और सी के दरमियान जो है 180 का एंगल बन रहा है, तो वो एंगल हम वहाँ से ले लेंगे। तो 90 डिग्री लिखा, साइन 91 होता है, 4 3 12 है, 12 और साथ उसका यूनिट वेक्टर। अब डायरेक्शन बतानी है। अब यहाँ बड़े मज़े का कंसेप्ट है, ये आपको अगेन उसमें हेल्प करेगा आपकी थ्योरी के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। डायरेक्शन जो है ना, उसके लिए वो कहता है आपके पास एक राइट हैंड रूल है। ये मेरा जो हाथ है ना, हाथ को आपने अब देखें कैसे, मैं अब यहाँ पे दिखाना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे करके बनाएं। अब ए और बी है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ए और बी है ना वेक्टर, तो पहले जो ए वेक्टर है ना आपका, आपने फॉर अब देखें ए वेक्टर किधर को है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। वो कहता है ए वेक्टर की तरफ ना आपकी उंगलियां होनी चाहिए, ये जो उंगलियां हैं आपकी वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में आप रखें, ठीक हो गया। अब दूसरा वेक्टर क्या है, बी। अब यहां से इसको घुमाएं आप बी की तरफ, बी इधर है ना, तो ऐसे मेरी उंगलियां, तो मेरी उंगलियां घूम के ऐसे बी की तरफ जा सकती हैं। क्यों जा सकती हैं? क्योंकि मैंने हाथ को ऐसे रखा हुआ है, लेकिन जब हाथ ऐसे घूमेगा तो ये जो मेरा थंब है, थंब की डायरेक्शन कहाँ को जा रही है, ये मेरा जो थंब आपको नजर आ रहा है ये ऊपर को जा रहा है। तो अगर ये पेज के ऊपर है ये दोनों, तो मैं ए से जब बी की तरफ मूव करूंगा तो मेरा जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आना है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ आनी है, अपवर्ड, ठीक है, ऊपर हवा की तरफ आएगी। तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। तो वो हमने इसकी डायरेक्शन बता देनी है कि हमारा ये जो एन यूनिट वेक्टर है पॉइंटिंग अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड होगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा कंटेनिंग ए एंड बी, क्योंकि हमारे इस पेज के ऊपर है ना, पेज प्लेन है, ठीक है। तो उसके ऊपर की तरफ ऐसे करके, जैसे पेंसिल मैं ऊपर को रख रहा हूँ, तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी और ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। ये हमारा ए क्रॉस बी बनता है। अभी ये इसको भी समझेंगे ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब है ए क्रॉस सी। अब देखें ए और सी के दरमियान में भी 90 का एंगल है, तो आप फार्मूला लगाएं ए सी साइन थीटा, ए और सी की वैल्यूज मैग्नीट्यूड्स लगाएं उनके, साइन 90 फिर 1 है 32 और साथ है एन यूनिट वेक्टर। अब ये देखें इसकी मैं कह रहा हूं कि वो डाउनवर्ड है, क्यों डाउनवर्ड है ये देखें, बड़ा मजे का काम है। अब ए की तरफ पहले आपने रखना है ना ए और सी, अब ए की तरफ उंगलियां ऐसे रखूंगा ना, अब ए से मैंने सी की तरफ उंगलियां घुमानी है। अब ये मैं अगर ऐसे रखूंगा हाथ, तो ये उंगलियां मेरी ऐसे पीछे को कैसे जाएंगी, वो तो मुश्किल है। उसके लिए मुझे हाथ को ना ऐसे रखना है डाउनवर्ड, अंगूठा मेरा नीचे चला जाएगा। अब ऐसे उंगलियां रखूंगा ना, तो अब मेरी उंगलियां इजीली जो है वो सी की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। तो अब इजीली जा रही हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि अब अंगूठा नीचे की तरफ है, तो उसकी जो डायरेक्शन है फिर अब वो नीचे की तरफ जाएगी, जमीन की तरफ जाएगी, पेज से नीचे की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई। तो ये जो राइट हैंड रूल है ना, यहाँ से डायरेक्शन लेनी, ये उंगलियों का हिसाब रखें कि कभी भी उंगलियां वो क्या कहते हैं उल्टे हाथ नहीं जा सकती, आगे को वो ऐसे मूव कर लेंगी, पीछे की तरफ नहीं मूव कर सकती। तो इसलिए ये आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये पॉइंटिंग डाउनवर्ड इसको होना चाहिए। और उसके बाद उसने बी क्रॉस सी भी कहा हुआ है, तो बी क्रॉस सी उसी तरह बी सी साइन थीटा एन उसका यूनिट वेक्टर बी और सी। अब यहाँ 180 डिग्री है, क्योंकि बी और सी है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो वो 180 के हिसाब से उसको लिखें। 180 जीरो होता है, अब जीरो जो है वो हर चीज़ को जीरो कर देगा, तो जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर ये अब आंसर तो आ गया, लेकिन इसकी जो यूनिट वगैरह का कुछ भी नहीं है, क्योंकि है ही बेचारा जीरो।
तो हम इसकी जो डायरेक्शन है वो नहीं बता सकते, तो बी क्रॉस सी हमारा 0 आ जाएगा। तो ये है हमारा 2.11 वाला क्वेश्चन। 12 वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या है जी, द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अब ये जो पीछे हमने वर्क डन वाला सवाल किया था ना, वो हमारा था डॉट प्रोडक्ट वाला, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो कोई नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन ये जो हमारा टॉर्क वाला है, इसमें जब घूमने की सलाहियत किसी चीज़ की हम पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्शन ऑलवेज साथ बताते हैं कि ये किधर को घूमेगा और इसका वेक्टर जो है वो किधर को बनेगा, तो इसलिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो ये देखें वो बता रहा है द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट, ज़ाहिर है किसी पॉइंट के गिर्द उसने घूमना होता है ना, इज गिवन बाय, उसका फार्मूला साथ उसने दिया आर क्रॉस एफ। एफ उसकी फोर्स है जो हम फोर्स लगा रहे हैं, और आर उसकी डायरेक्शन है कि कहाँ से, जहाँ से उसने घूमना है और कहाँ पे फोर्स लग रही है उसके दरमियान वो जो फासला होता है ना, मोमेंट आर्म, ये आपने पढ़ा होगा, मोमेंट आर्म इसको कहते हैं आर को। और ये साथ एक्सप्लेन भी कर रहा है, सवाल अभी उसने आगे पूछना है, अभी सिर्फ आपको थ्योरी समझा रहा है। वेयर आर इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एफ, कि फोर्स एफ जो है वो उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर है, कहाँ पे लग रही है और कहाँ से उसने घूमना है। आगे बहरहाल अब सवाल आपका यहाँ से शुरू होता है, कंसिडर अ फोर्स एफ, ये फोर्स एफ उसने दे दी, ठीक है, एफ फोर्स का वेक्टर फॉर्म उसने दे दी, एक्टिंग ऑन द पॉइंट दिस वन, तो जिस पॉइंट पे लग रही है वो जगह भी बता दी उसने, इतने मीटर वो उस क्या कहते हैं एक्सिस से इतने दूर है, ठीक है, तो ये भी उसने दे दिया, तो बड़ा इजी काम हो गया। व्हाट इज द टार्क इन न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन, तो टार्क कहता है फाइंड करें, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, फोर्स दी हुई है, ठीक है, मोमेंट आर्म उसने दिया हुआ है, टार्क जो टा होता है, खाली टी कह लें या टा कह लें इसको, तो वो आर क्रॉस एफ है। अब ये जो आर क्रॉस एफ है इसको कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है हमारे पास, क्योंकि आर क्रॉस एफ भी आपका वेक्टर फॉर्म में ही आना है ना, तो उसके लिए फिर ये जो हम इसके वो क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ये मैथ के अंदर जो हम पढ़ते हैं, तो इसको कैसे बनाते हैं, पहले आपने आई जे के उसकी जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो लिख लेने होते हैं ऊपर, तो इसके बाद आपने आर की जो चीज़ें हैं वो लिख लेनी है, क्योंकि वो ज़ाहिर है आर वेक्टर क्या था 7i + 3j + 1 के, तो आर वाला पहले आएगा एफ वाला बाद में, क्योंकि ये क्या है आर क्रॉस एफ, तो आर पहले है तो आर की वैल्यूज पहले आनी चाहिए। अब इसको ज़ाहिर है जैसे सॉल्व करवाते हैं थर्ड चैप्टर के अंदर मैथ में, कि आई जो है वो पॉइंट लें और उसकी रो और कॉलम छोड़ दें ऐसे, और ये जो पॉइंट्स होते हैं माइनर उसका वो लिखा जाता है, फिर माइनस लिखते हैं और साथ ये वाला पॉइंट लिखते हैं। अब ये जिस रो कॉलम में है उसको छोड़ के इन वैल्यूज़ को लिखना है, फिर के पे आ जाएं, के के साथ प्लस होता है, फिर इनको छोड़ें और ये चीज़ें लिख लें, ठीक है। ये मैथ में हम इनको बड़ा अच्छा पढ़ा हुआ है इनको, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब पढ़ेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। बहरहाल तो आई लिखें, अब फिर इनको ज़रूरत दी जाती है, 3 5 ज़ार 15 माइनस 1 1 ज़ार 1 माइनस जे है 7 3 ज़ार 15 35, और फिर ये दोनों फिर माइनस फार्मूले का भी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस के है 7 1 ज़ार 7 3 3 ज़ार 9, और एक माइनस फार्मूले का आना है, माइनस फार्मूले का बीच में आना होता है ना, तो इसलिए अगर अपना भी उसका आ रहा है तो फिर प्लस हो जाएगा। तो फिर ये आपस में इनको हल करवाएं, 15 में से 14, ये 38, ये 16, तो ऐसे करके ये देखें वेक्टर फॉर्म में टा जो है उसका जो मूवमेंट है घूमने की सलाहियत टॉर्क जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके जी, 13 वाला क्वेश्चन, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एफ इज इक्वल टू, फोर्स दी हुई है उसकी, और जो लाइन ऑफ एक्शन है यानी कि कहाँ पे फोर्स लग रही है, पासिस थ्रू द पॉइंट्स, वो जिस पॉइंट में से पोजीशन वेक्टर में से गुजर रही है वो पोजीशन वेक्टर उसने ये दे दिया है। तो फोर्स भी आ गई, पोजीशन वेक्टर भी आ गया, तकरीबन पिछला सवाल ही है। करना क्या है ए पार्ट में, द मोमेंट ऑफ एफ, मोमेंट हाली मोमेंट कहे तो ये भी टार्क होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। और नंबर 2 में करना है द मोमेंट ऑफ एफ यानी एफ का जो टार्क है वो फाइंड करें अबाउट द पॉइंट विच द पोजीशन वेक्टर इज दिस वन। अब ये इस पॉइंट के गिर्द उसने घूमना है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आर है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन बहरहाल जो ए पार्ट है वो तो सीधा सीधा है कि आपने एफ को लिखना है, आर जो उसने दिया हुआ ये वाला माइनस जे प्लस के वो लिखना है, और उसका आपने टार्क बनाने की तरफ जो है वो चल पड़ना है, जैसे पिछले सवाल में किया था। तो ये आपके सामने मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। आर क्रॉस एफ ज़ाहिर है इसका फार्मूला है वही आई जे के, आर के जो वैल्यूज़ हैं पोजीशन वेक्टर की वो आप लिखें उसकी, और एफ की जो है वैल्यूज़ वो लिख लें, और इनको उसी तरह से, अब यहाँ मैंने ज़ुबानी किया है, ठीक है, ज़ुबानी कैसे होता है, आई लिख के ना, तो ये है ना उसका माइनर, तो पहले इनको मल्टीप्लाई 0 और माइनस इंटू 2 1 ज़ार 2 माइनस 2 प्लस हो जाएगा, माइनस जे है, फिर अब ये और ये छोड़ते हैं 0 0 ज़ार 0 1 1 ज़ार 1 माइनस 1 माइनस फार्मूले का भी, एंड के साथ भी वैसे ही।
अगर ज़ाहिर ज़ुबानी नहीं हो सकता तो फिर आप जैसे मैंने यहाँ कराया था स्टेप्स पूरे बना के, फिर वैसे आप स्टेप बना के कर लें। तो बहरहाल तो ये टार्क ऐसे बन जाता है, बड़ा ईज़ी सा काम है। लेकिन जो दूसरा है उसमें आर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहला ओरिजिन के साथ था ना। अब देखें ना, यहाँ यहाँ से घूमना है उसने ए पॉइंट से, और ये उसका बी पॉइंट जहाँ पे फोर्स लग रही है, तो ये अगर ओरिजिन है तो फिर तो इशू कोई नहीं है ना, फिर जो उसने ये आर दिया हुआ था उसी को हमने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब ये ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे ये दूसरा है आई प्लस के। अब ये आई प्लस के है, ये हमारा माइनस जे प्लस के है। तो इनका जो पूरा है फिर इनको हल करना पड़ता है आर टू माइनस आर वन करके, जो पिछले शुरू के सवालों में किया था। ठीक है, तो आर टू माइनस आर वन करेंगे, तो आर टू हमारा जो है वो ये वाला है, ये माइनस जे प्लस के, और आर वन हमारा ये हो जाएगा। इनको हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है, जब इसके साथ माइनस होना है तो माइनस लग जाना है। अब माइनस आई है, माइनस जे आ गया, और के जो है वो आपस में कट रहे हैं, तो माइनस आई माइनस जे। अब आर हमारा ये वाला है। अब उसी तरह से आई जे के लिखें, आर की वैल्यू माइनस वन और साथ ज़ीरो। और जो हमारा वो फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर में भी आई किधर गया, फोर्स वेक्टर ये, उसमें भी आई और जे है, इसमें भी के कोई नहीं है। वन एंड माइनस टू, तो वन एंड माइनस टू, और ये पार्ट ज़ीरो। अब उसी तरह से जब आई जे के साथ इसको आप एक्सपेंड कराएंगे, तो आई के साथ ज़ाहिर है देखना ये और ये होने हैं, तो ये ज़ीरो ज़ीरो ज़ी हो जाने हैं। और जे के साथ जब करने लगने हैं तो वो भी, क्योंकि ये और ये कटना है, तो ये इसके साथ ये इसके साथ, तो ज़ीरो फिर इन्वॉल्व हो रहा है, फिर ख़त्म हो जाएगा, बस के वाला पार्ट रह जाएगा। क्योंकि के वाले पार्ट में जब ये और ये छोड़ना है, ये माइनर है, तो टू वन जार टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टू देखें, माइनस फार्मूले का यहाँ लिख के, वन वन जार वन, तो इसके साथ भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो दो और एक तीन, थ्री के। तो टार्क हमारा जो है यहाँ पे 3k बन जाएगा। 14 वाला क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर दिस एंड दिस। एक डॉट प्रोडक्ट भी उसने ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट भी ले लिया। पहले डॉट कह रहे हैं ना, तो डॉट का फॉर्म वैल्यू जो है वो ये आई है, क्रॉस प्रोडक्ट की ये वैल्यू आई है, वो हम साथ लिख लेंगे कि ए डॉट बी जो है वो ये है, और ए क्रॉस बी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है ना, तो वो ऐसे करके, क्योंकि इसमें यूनिट वेक्टर को छोड़ दिया ना हमने। जब यूनिट वेक्टर क्रॉस में से छोड़ना होता है तो ऐसे मैग्नीट्यूड लगा देते हैं कि भाई ये उसका इतना मैग्नीट्यूड है। वो तो है ही मैग्नीट्यूड ना, क्योंकि डॉट में तो वो डायरेक्शन तो होती नहीं है। बहरहाल, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो जो ए और बी वेक्टर्स हैं उनमें एंगल फाइंड करें, यानी कि थीटा। अब एंगल इस फार्मूले में भी होता है, इस फार्मूले में भी होता है, तो हम दोनों का फार्मूला लिख लेते हैं। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। एन क्यों नहीं लगाया यूनिट वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया उसका। अब क्या कहते हैं, दोनों की रेशो बना लें। ठीक है, बटा बना लें। और बटा कैसे बनाना है, साइन वाली को ऊपर रखें, कॉस को नीचे रखें, क्योंकि आपको पता है साइन ओवर कॉस क्या होता है, टैन। तो इसको ऊपर रखना है क्रॉस प्रोडक्ट वाले को, क्योंकि इसमें साइन है, और डॉट वाले को नीचे रखना है। तो ये देखें, ऐसे करके आप बना लें। अब क्या होगा कि ये ए बी कट जाएंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स हैं, कट गए। इधर आ गया साइन ओवर कॉस, और इधर से इनकी वैल्यूज लिख लें। ये वैल्यूज हमें उसने दी हुई है ना, ए क्रॉस बी 6 है, ए डॉट बी 6 इंटू 3 अंडर रूट है, वो लिख लें। अब साइन ओवर कॉस क्या हो जाएगा, टैन, इसको इधर लिख लें इस साइड पे, और ये 6 कट गए, 1/3 स्क्वायर रूट। तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट, और टैन उधर जाएगा तो टैन इनवर्स। अब ये अगेन टेबल में आप देखें, या कैलकुलेटर में भी आप ऐसे, अगर आपका कैलकुलेटर ऐसे लिख सकता है 1/3 स्क्वायर रूट वगैरह, तो 30 डिग्री आपको एंगल ये मिल जाता है। ओके जी, 2.15 है, और आगे वाले सवाल थोड़े से ज़रा टेक्निकल हैं, थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। अब वो जो ज़ाहिर शुरू में टाइटल पड़ा था ना, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम के रेलिवेंट यहाँ पे ये सवाल है, और ज़ाहिर वेक्टर भी साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो समझने वाली चीज़ें हैं, माइंड को इस्तेमाल करने वाली। मुश्किल अगेन नहीं कह सकते, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको, लेकिन ये है कि माइंड को साथ ज़रूर यूज़ करना है, जो हम लोग अक्सर कम करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मी, हम लोग सारे ऐसे ही हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है उसमें हमारा भी कसूर नहीं है, हमें पढ़ाई इस तरह से शुरू से जाता है। तो बहरहाल माइंड यूज़ करना है। देखें कैसे, कहता है अ लोड ऑफ 10 न्यूटन, एक लोड है, वजन है 10 न्यूटन का, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लोज लाइन। अब देखिए कहता क्या है, होता ये है, कहता है हमारे पास ना एक कपड़े टांगने वाली एक रस्सी है, जैसे हम हर घर में लटकाई होती है, ऐसे करके सीधी है, बिल्कुल सीधी। क्या ज़ाहिर है पहले तो नहीं है ना, लेकिन आपको पता है जब उस पर कपड़े डालते हैं तो वो नीचे को हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करके ना ये लोड जो है वजन डाल देते हैं उसके ऊपर। अब जब वजन डालेंगे तो वो नीचे को खींच जाएगी। तो वो जो नीचे को खींचा हुआ जो सिनेरियो है ना, वो हमने ये बनाया हुआ है कि भाई ये वजन था उसका 10 न्यूटन, वो खिंच के पहले वो यहाँ पे थी ऐसे सीधी,
लेकिन वो अब जहाँ यहाँ से लटकाया वजन तो वो ज़ाहिर है नीचे आ गई है, तो यहाँ आके सस्पेंड हो गई है। ठीक है, अब यहाँ आके सस्पेंड हो गई है तो ये 10 न्यूटन, ये उसने यहाँ बताया हुआ है। ये देखें, अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लोथ्स वायर। ठीक है, क्लोथ की लाइन है, ठीक है, कपड़ों की वो लाइन, उस पर हमने 10 न्यूटन का वजन उसको लटका दिया है। दिस डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट वही है कि उसको खराब कर देता है, द लाइन, लाइन को खराब करेगा, सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जब नीचे आया ना, तो नीचे ऐसे करके एक लाइन बनाएंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है वो 15 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ है ना, तो यहाँ पे एंगल बना रहा है 15 डिग्री का विद द हॉरिजेंटल ईच एंड, दोनों तरफ, इधर से भी इधर से भी। फाइंड द टेंशन इन द, अब टेंशन फाइंड करनी है इस लाइन को भी, जाहिर है वो पूरी तार है ना कपड़े वाली, तो तार के अंदर टेंशन है, खिंचाव है, खिंचाव पैदा हो गया, ज़हनी खिंचाव नहीं है, ठीक है, टेंशन, ये टी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एंगल 15-15 डिग्री। अब देखें, ये आपने अगेन इसी चैप्टर में पढ़ा होगा, मैंने तफसील से तो नहीं पढ़ा फिजिक्स को कि जी इस चैप्टर में है कि नहीं, लेकिन ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस 10th में भी पढ़ा था, 9-10 में, कि वो क्या होता है कि कोई एक फोर्स है ना, फॉर एग्जांपल ये वाली है, तो आप उसको दो हिस्सों में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक उसका एक्स पार्ट होता है, एक उसका वाई पार्ट होता है। अगर ये फोर्स है तो इसको हम एफ एक्स कह देते हैं, उसको हम एफ वाई कह देते हैं, और वहाँ हमने फार्मूले पढ़े थे, जो एफ एक्स था एक्स कंपोनेंट, उसका फार्मूला था एफ कॉस थीटा, और जो वाई कंपोनेंट होता था उसका एफ साइन थीटा होता था। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारी टेंशन है, तो टेंशन एफ की जगह टी लिख दे, तो टेंशन यानी टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, इधर भी यही करें, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, यानी जो y वाला कोऑर्डिनेट है वहां पे साइन आता है, और जो x वाला कोऑर्डिनेट है वहां पे कॉस आता है। ये समझ आ गया, ये क्यों किया, क्योंकि फिर आगे से हल करने में आसानी होगी ना, कि हमें पता होगा x जो है x एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है और y एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है। तो यहाँ 7 चीज़ें लिख देंगे जब हम हल करने चलेंगे। तो लोड वेट है, वजन है उसका 10 न्यूटन, एंगल थीटा 15 डिग्री है, टेंशन टी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब जाहिर है जब हमने उसको यहाँ लटका दिया है तो यहाँ लटक के वो यहाँ तक पहुँच गई है, अब इससे नीचे नहीं जा रही, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तवाज़न है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि उस पर सम ऑफ फोर्सेस, ये भी 10th में था, 9-10 में, कि सम ऑफ फोर्सेस उस पर जो होती है ना वो जीरो हो जाए, जितनी भी फोर्सेस उस चीज़ पे लग रही हैं अगर वो जीरो हो जाए तो फिर हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम है, ये पहली कंडीशन है। और फोर्स का जीरो होने का मतलब क्या है कि उसका एक्स एक्सिस की तरफ जो फोर्स लग रही है और जो वाई एक्सिस की तरफ लग रही है दोनों जीरो हो। तो ये देखें, हम ये लिख रहे हैं टू बी इन इक्विलिब्रियम यानी सस्पेंडेड है, तो सम ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। फोर्सेज, जाहिर है मैंने कहा फोर्स और टेंशन यहाँ पे एक ही बात है, तो आप उसको टी एक्स कह लें, टी वाई कह लें। अब एक्स एक्सिस की तरफ कौन से पार्ट हैं वो आपने देख लेने हैं। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाली लाइन, तो उसमें देखें ये वाले दोनों पार्ट्स हैं, इधर वाले को आप T1 cos थीटा कह लें, इसको T2 cos थीटा कह लें, ठीक है, और ये दोनों देखें अपोजिट डायरेक्शन में, इधर को देखें ना, आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, इधर को नेगेटिव होता है, तो फिर एक को आपने पॉजिटिव रखना है, एक को नेगेटिव रखना है, तो T2 cos थीटा माइनस T1, जिसको मर्जी पॉजिटिव नेगेटिव रख लें, एक को नेगेटिव जरूर रखना है, ठीक है ना। तो T2 cos थीटा माइनस T1 cos थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो, जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो जीरो रखेंगे हम उसको। अब उसका फायदा ये होगा कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है उठा के उधर ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका फायदा अगेन क्या होगा कि cos थीटे कट जाए, तो क्या आ जाएगा कि T2 और T1 बराबर है, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, तो बराबर है तो हम कह देते हैं कि बराबर किसके बराबर है, T के बराबर है। अगर ये भी 10 है ये भी 10 है तो उसको हम कह देते हैं x कह सकते हैं, y कह सकते हैं, तो कैपिटल T। तो x वाली साइड से हमें ये पता चल गया कि दोनों साइडों की टेंशन एक जितनी ही होनी है, और उसको हम किसके बराबर रखेंगे, T के बराबर रखेंगे। अब आप आ जाए y वाली साइड पे, y वाली साइड में भी टेंशन जो है, अब y वाली साइड की टेंशन ये है, एक ये वाली जा रही है, एक ये वाली जा रही है, ठीक है, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा। लेकिन अब देखें वाई एक्सिस में ये भी है, ये डाउनवर्ड जा रहा है लेकिन है तो ये भी उसी का हिस्सा है ना, तो ये भी अपवर्ड है, डायरेक्ट ये टेंशन ऊपर की तरफ है ना, तो ये जो टी साइन थीटा ये वाला भी ऊपर है, ये वाला भी ऊपर है, और ये जो है ये नीचे की तरफ है, तो जो नीचे है उसको माइनस में रखेंगे। तो ये देखें T2 साइन थीटा T1 साइन थीटा माइनस लोड। अब टीज तो बराबर हो गए हुए हैं, तो टी साइन थीटा टी साइन थीटा कहते हैं, लोड हमारा वेट है, वो वेट रखें उसको, और ये चूंकि नेगेटिव में है इसको उस साइड पे ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स 2t साइन थीटा, और चूंकि t फाइंड करना है तो 2 साइन थीटा को उसके ओवर में ले जाए। अब ये चीज़ें हैं हमारे पास,
सॉरी ये टी तो इधर ही है ना, 2 हाली लेके जाना है, 2 साइन थीटा। अब वेट हमारे पास है, वेट 10 है, 2 साइन थीटा, थीटा भी है 15 डिग्री। तो जब इनकी हम वैल्यूज लगाएंगे तो बड़े आराम से हमें अब ये आंसर मिलेगा। तो ये देखें 10 2 साइन 15। अब कैलकुलेटर में साइन 15 देखें और उसको फिर 2 से ज़रब दिला दें, वो ये आ गया, 5 5 को इस पर डिवाइड करा दें, 19.3। तो इस तरह से हम ये टेंशन उसकी फाइंड कर सकते हैं पहली कंडीशन लगा के। 16वां क्वेश्चन ये क्या है जी, अ ट्रैक्टर ऑफ वेट 15,000 न्यूटन, एक ट्रैक्टर है 15,000 न्यूटन उसका वेट है, क्रॉसिस अ सिंगल स्पैन ब्रिज, एक सीधा सीधा एक ब्रिज है जिसके ऊपर से उसने उसको क्रॉस करना है, और उसका जो वेट है ब्रिज का अपना, ठीक है ना, पुल का अपना जो वजन है वो 8,000 न्यूटन है। ट्रैक्टर का वजन कितना है 15,000, और जो ब्रिज है जो बनाया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल सा ही होगा बेचारा, वो 8,000 न्यूटन उसका जो है वो अपना वेट है। एंड ऑफ लेंथ 21 मीटर, 21 मीटर उसकी जो है वो लेंथ है। यहाँ पे अगेन मैंने ये तस्वीर बना के तो वो कोशिश की है, वो साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स सपोज ये ब्रिज है, ठीक है, और ये ट्रैक्टर है ठीक है ना, कितना प्यारा ट्रैक्टर है। पीछे वाला मैंने उसका जो टायर है बड़ा बनाने की कोशिश की है, ये छोटा है। तो बहरहाल अब साथ साथ और पढ़ते हैं। द स्पैन ब्रिज इज सपोर्टेड हाफ अ मीटर फ्रॉम ईदर एंड, उसके जाहिर है कि जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ से आधा आधा मीटर जो है उसको सपोर्ट दी गई है। 0.5 मीटर इधर से सपोर्ट दी है, 0.5 मीटर इधर से सपोर्ट दी है। आगे क्या कहता है, द ट्रैक्टर्स फ्रंट व्हील, अगला जो व्हील है उसका, टेक्स 1/3 ऑफ द टोटल वेट, जितना उसका वेट है ना 15,000, उसमें से वो जो 1/3 वेट है वो कहाँ पड़ रहा है, आगे वाले वो जो उसका टायर है उसके ऊपर। ये भी हम कैलकुलेशन करेंगे आगे। आगे क्या कहते हैं, एंड रेयर व्हील यानी पिछले वाला जो व्हील है, आर 3 मीटर बिहाइंड द फ्रंट व्हील, पीछे वाला जो व्हील है वो फ्रंट वाले से कितना पीछे है, 3 मीटर पीछे है। यानी वही बात कि आगे वाला व्हील और पीछे वाले व्हील में 3 मीटर का गैप है। ये देखें मैंने साथ उसको गैप को लिखने की कोशिश की है कि ये इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। चलें ये भी इंफॉर्मेशन, अभी ज़ाहिर है शुरू में सारी इंफॉर्मेशन हम समझते जाते हैं और लिखते जाते हैं, ये भी इजी है, इंशाल्लाह समझ आएगा। बिहाइंड द फ्रंट व्हील, आगे क्या हो गया जी, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर जो फोर्स है वो हमें चाहिए जो सपोर्ट कर रही है, व्हेन द रियर व्हील आर इन द मिडल ऑफ द, जब वो रियर एंड जो है वो मिडल में है। अब ये रियर, अब देखें मैंने कोशिश की है कि जो पीछे वाला टायर है, रेयर टायर जो है वो तकरीबन मिड में हो। अब देखें पूरा उसने जो ब्रिज बनाया था वो कितने मीटर का बताया उसने, 21 मीटर का। अब 0.5 इधर है, 0.5 इधर है, तो 1 मीटर तो यहाँ से निकल गया। तो बाकी जो ब्रिज बचता है जिसके ऊपर जाहिर है कि हमारा जो ट्रैक्टर मूव कर रहा है उसकी जो लेंथ बनती है वो 20 मीटर है, 20 मीटर्स, ठीक है। अब 20 मीटर है तो दोनों टायरों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। तो 3 मीटर तो ये हो गया, और ये मिडल में है। मिडल का मतलब ये होगा कि 10 इधर होना है, 10 उधर होना है। तो 3 अगर ये है तो बाकी फ्रंट टायर से आगे तक का डिस्टेंस 7 मीटर होगा, और बाकी ये इधर से बैक की तरफ जाएंगे तो 10 मीटर होगा। और यहाँ से हमने सपोर्ट किया हुआ है, उसको सस्पेंड किया हुआ है, ऊपर से सपोर्ट दे रहे हैं। यही फोर्सेस हमें चाहिए कि भाई उसने कहा है वो जो फोर्सेस सपोर्ट कर रही हैं उसको, वो फोर्सेस कितनी हैं, F1 F2 जो है इन दोनों को हमें कैलकुलेट करवाना है। तो ये ज़ाहिर है अब ये सीन सिनेरियो हम अच्छा समझेंगे तो सवाल हल कर पाएंगे। अब सवाल को जब हमने स्टार्ट करना है ना तो किस तरह से स्टार्ट करना है, अब जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने लिखते जाना है। वेट ऑफ द ट्रैक्टर उसको आप W1 कह लें, वो 15,000 न्यूटन है। वेट ऑफ द ब्रिज W2 कह लें, वो 8,000 न्यूटन है। टायर की जो लेंथ है L1 कह लेते हैं उसको, वो 3 मीटर की है। और ब्रिज की जो सारी लेंथ है वो 21 है, लेकिन जाहिर है वो सपोर्ट निकाल के कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है मीटर, 20 मीटर। अच्छा, फ्रंट व्हील जो है कितना वेट उठा रहा है, वो उसने कहा था ना 1/3 है, ठीक है, टोटल का। तो टोटल वो पूरे ट्रैक्टर का वेट 15,000 है, तो 3 पे उसको डिवाइड करें 5,000। तो फ्रंट व्हील के ऊपर जितना वेट पड़ रहा है उसको W3 कह दें, वो 5,000 है। और जो पिछला व्हील है रेयर व्हील, अब जाहिर है 5,000 उधर है तो फिर टोटल तो 15,000 था ना, तो 15 में से 5 को निकाल दें तो जो पिछला व्हील है बड़े वाला मोटे वाला व्हील, उस पर जो बोझ पड़ रहा है वो 10,000 का बढ़ रहा है। अब ज़ाहिर है ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन है ना, इसको इस्तेमाल करेंगे। अब अगेन इक्विलिब्रियम की बात करनी है, क्योंकि ये फोर्सेस ने उनको सस्पेंड करके रखना है, ब्रिज को गिरने नहीं देना। तो गिरने नहीं देना यानी कि उसको इक्विलिब्रियम पे रखना है।
तो वो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं अगेन हम लगाएंगे कि टोटल फोर्स का जो सम है उसको ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि जो एक्स कंपोनेंट है फोर्स का और वाई कंपोनेंट है फोर्स का वो ज़ीरो हो। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि एक्स कंपोनेंट है ही नहीं है, सारा वाई कंपोनेंट है। देखें किस तरह से फोर्सेस लग रही है ना ऊपर को, तो ऊपर भी वाई कंपोनेंट होता है, और ये जो वेट है हर चीज़ का, ब्रिज का, वो बाकी चीज़ों का, वो सारा नीचे को लग रहा है। ये देखें वो आगे वाला जो है उसका हमारा टायर, उसका जो वज़न है वो 5000 नीचे को लग रहा है। ये चूँकि मिडल है तो जो सारा ब्रिज का जो सारा वज़न है वो भी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लग रहा है, वो भी जो है 8000 नीचे को लग रहा है, और जो बाकी 10,000 है वो भी बैक व्हील के ऊपर ही है, वो भी नीचे को लग रहा है। तो इसलिए सारे का सारी चीज़ें जो हैं वो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को तो यहीं पे हम छोड़ देंगे, नो फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब सारी फोर्सेस वाई एक्सिस के अलोंग है। अब वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये F1 F2 तो ऊपर को जा रहा है ना, तो इनको हमने प्लस में ले लेना है। देखें F1 प्लस F2, और जो नीचे वाली तीन फोर्सेस है 5000, 10,000, 8,000, वो तीनों माइनस में लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ लग रही हैं। तो वो और सारा इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ से इसको हल करना शुरू कर देते हैं। ये तीनों ऐड हो जाएंगी, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 2300 थाउजेंड सॉरी। ठीक है, F1 प्लस F2 माइनस 23,000 इक्वल टू ज़ीरो। तो वो हमारा अगला पेज जो है वो ये आ जाएगा, और जाहिर है चूंकि वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव वाली चीज़ को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन या एक चीज़ बन गई कि दोनों फोर्सेस का सम, यानी कि को कुल जो फोर्स लगनी है ना, टोटल फोर्स जो लगनी है वो 23,000 लगनी है, जिससे हम उसको ब्रिज को सस्पेंड कर पाएंगे और उसको इक्विलिब्रियम में रखेंगे। लेकिन हमें अकेली अकेली चाहिए, F1 कितनी है, F2 कितनी है। अब उसके लिए सेकंड कंडीशन पे जाते हैं, और सेकंड कंडीशन था कि उसके ऊपर जितना टार्क लग रहा है वो सारा घूमने का जो इफेक्ट है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। अब टार्क आपको पता है कि एक तो फोर्स होती है, उसके फार्मूले में पिछले सवाल किए थे ना, एक फोर्स होती है और एक उसका डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे देखें ये 5 टार्क बन रहे हैं, टा 1, टा 2, टा 3। ठीक है, पहले जो 2 टार्क है ना वो दोनों फोर्सेस के हैं। अभी मैं दिखाता हूँ दोबारा से आपको, पीछे इजीली समझ आ जाएगी। तो पहले दोनों फोर्सेस का टार्क होगा, और फिर जो नीचे तीनों वो भी हैं तो फोर्सेस ही है ना जो नीचे को लग रही हैं, जो वेट है उनका भी जो टार्क है वो हम देखेंगे। अब मैं ज़रा एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ, ये देखें। अब ये जो है ना, अब ज़ाहिर है जब आपने ये टार्क कैलकुलेट करना होता है तो आपको एक सेंटर पॉइंट चाहिए होता है जहाँ से घूमना है किसी भी चीज़ ने, घूमेगा तो टार्क आएगा ना। तो आप इसको समझ लें कि ये पॉइंट है कि लेट्स सपोज जी यहाँ से रस्सी तोड़ दी है और लो जी वो सारा इधर को घूम गया, तो घूमने वाला पॉइंट ये ले लेना। अब जब F1 का हमने मोमेंट निकालना है, टार्क निकालना है, तो उसका डिस्टेंस तो ज़ीरो है क्योंकि वो तो वहीं का वहीं है जहाँ पे हमने उसको उसका महवर लिया है, जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसलिए F1 का जो टार्क बनेगा F1 इंटू ज़ीरो, क्योंकि उसकी जो लेंथ है कोई नहीं है। लेकिन ये वाला जो है फॉर एग्जांपल ये जो फ्रंट वाला टायर है, उसका जो फोर्स या वज़न है वो 5000 है, और उसको हमने किससे ज़रब देनी है, 7 से। ठीक है, इसी तरह ये जो बैक वाला व्हील है उसका उसका 10,000 है, उसको 10 को किससे ज़रब देंगे, 10 से, क्योंकि ये 10 का डिस्टेंस बन रहा है, 7 और 3 10। 8000 वाले को भी 10 से ज़रब देंगे। ठीक है, और ये जो 10 है, सॉरी सॉरी, ये जो आ गई है फोर्स F2, इसका क्या होगा, ये टोटल लेंथ जो है 20 है, तो F2 इंटू 20 करेंगे, और इन तीनों के जो टार्क होंगे ना उनको माइनस में लेंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, फोर्सेस नीचे की तरफ है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इनके साथ माइनस रख लेंगे। अब ये देख लें, F1 के साथ 0, F2 हमारी फोर्स उसका डिस्टेंस 20 था, 5000 वो जो फ्रंट वाला टायर था उसके साथ 7 क्योंकि उसका 7 मीटर का फासला है, 10,000 उसका 10 का फासला है, 8000 क्योंकि वो एक ही जगह पे है ना, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन इन तीनों के साथ माइनसेस। अब तीनों सारे जितने टार्क्स हैं उनका सम 0 होना चाहिए, तो वो सारी वैल्यूज़ आप लिखें ऐसे, F1 इंटू 0, F2 इंटू 20, वो सारा लिख लें। F1 वाला पार्ट तो चला गया ना, 20 F2 लिखें। अब ये मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, 10 को करेंगे ये 1,00,000 हो जाएगा, ये 80,000 हो जाएगा, ये सारा ऐड करें तो 2,15,000 होता है। नेगेटिव का है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 20 पे आपने उसको डिवाइड करा देना है, तो 10,750 न्यूटन F2 आएगी, फोर्स नंबर 2। ठीक है, और ये इसको आप चूंकि बड़ी वैल्यू है तो किलो में भी ले सकते हैं, 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा लें, 10.7 किलो न्यूटन आप इसको कह सकते हैं। और F1 निकालनी है तो टोटल तो 23,000 थी ना जो हमने शुरू में किया था, तो 23,000 में से ये वाला माइनस कर दें तो 12,250, और इसको भी अब किलो में करना है तो यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं 3 चीज़ों के बाद,
किलो 3 का ही होता है ना, तो 12.2 किलो न्यूटन। तो ऐसे करके ये हो जाएगा। लो जी 17 वाला क्वेश्चन है, ये भी ज़ाहिर है समझने वाला है। अ स्फेरिकल बॉल, एक गेंद है, बड़ा सा गेंद कह लें, ठीक है, छोटा गेंद फुटबॉल कह लें, फुटबॉल की तरह की चीज़, और वो स्फेरिकल है क्योंकि ज़ाहिर है उसका हुजम भी होता है, ठीक है। उसका वेट जो है वो 50 न्यूटन है, ये मैंने बनाने की कोशिश की, 50 न्यूटन उसका है। ओके, इज टू बी लिफ्टेड ओवर द स्टेप, उसके आगे एक छोटा सा ना स्टेप बना हुआ है, इसको उसके ऊपर चढ़ाना है, बस उतना की करना है, ये नहीं कि उठा के रखना है, ठीक है। उठाने तो फिर ज़्यादा फोर्स लग जाएगी ना, बस इतनी की फोर्स लगानी है कि बस वो जो है ना चढ़ जाए, धिक्का मारना है। और फोर्स कहाँ लग रही है, ये इस जगह पे लग रही है, ये उसने इन्फॉर्मेशन हमें दी है। ये मैं थोड़ा नीचे बना के ज़रा प्यारा, नीचे मैंने ज़रा बेहतर बनाया, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सो कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स, कम अज कम फोर्स जो है वो आप कैलकुलेट करें, रिक्वायर्ड जस्ट टू लिफ्ट इट अबव द फ्लोर, के उसके ऊपर हमने रख देना है उसके ऊपर। अब ज़ाहिर है इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लिख लें साथ साथ। वेट उसका 50 न्यूटन है, रेडियस जो है उसने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, वो जो बॉल है हमारा फुटबॉल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, वो हम लिख लेंगे। सेंटीमीटर अगर आप मीटर्स में लेके जाएं तो 0.2, क्योंकि 100 पे डिवाइड करते हैं ना 100 पे। और हाइट जो है इसकी, ये जो स्टेप है उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो उसको भी आप मीटर बनाएंगे तो 100 पे डिवाइड कर दें। और फोर्स हमें चाहिए। अब ये देखें, ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ना, इसको समझना है। अगेन कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी लेकिन है नहीं है ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा सिंपल काम है। देखें ये हमारा फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल का ये सेंटर है, ये नीचे ज़मीन है जिस पे वो पड़ा हुआ है। अब ज़ाहिर हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, तो फिर नीचे को भी तो 20 होगा ना, ऊपर से भी 20 होगा, ठीक है। और जहाँ पे फोर्स लगनी है ना, वो उसने बताया है कि वो 10 सेंटीमीटर के फासले पर लगनी है, ऊपर उसने बताया हुआ है डायग्राम में, उसने ये बताया हुआ, खुद से नहीं हम लगा रहे। अब देखें यहाँ पे आ जाएं, यहाँ मैंने इसको बनाया है, ये जो स्टेप है, इस स्टेप की हाइट उसने कहा था ना 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर हाइट। अब जाहिर है इसी को थोड़ा पीछे बैकवर्ड ले जाएं, पीछे। अब यहाँ तक देखें ये 5 है, तो इधर से लेके इधर तक का फासला फिर कितना होगा, 15 होगा। क्यों? क्योंकि देखें ये टोटल, ये भी तो रेडियस है ना, अगर ये रेडियस है 20, तो ये रेडियस भी 20 होगा, तो 20 में से ये 5 निकाल दें तो इतना पार्ट जो है वो 15 बनेगा, ठीक है, ये 15 हो जाएगा। और इधर से भी अगर आप इसको मिलाएं, सेंटर को आप इससे मिला दें इस पॉइंट से, तो ये भी रेडियस ही है, तो ये भी 20 है। लेकिन अब ये ऐसा करने से क्या हुआ, देखें आपको एक डायग्राम मिल गई, ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाती है हमें 90 डिग्री वाली। और इसका फायदा ये है कि आप इसके ऊपर वो लगा सकते हैं फार्मूला, क्या उसको कहते हैं, pythagoras थ्योरम लगा सकते हैं, मसला फिसागोरस, ठीक है। और pythagoras थ्योरम क्या होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, और ये जो बेस है उसका स्क्वायर। तो ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी का स्क्वायर, ये मैंने डी लिखा हुआ है, ओडी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, ये देखें फार्मूला मैंने लिखा। ये हाइपोटेनस एक तरफ आना है ना, तो 20 का स्क्वायर एक तरफ आ गया, 15 का स्क्वायर इधर है, 7 सी डी है। अब इस तरह से सी डी फाइंड हो जाएगा, और ये हमें फ़ायदा देगा आगे, मैं बताता हूँ कैसे। अब 20 का स्क्वायर हो गया 400, 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसको इधर ले आए, माइनस होगा, माइनस करके 175। अभी हमने ये सेंटीमीटर्स में ही लिया हुआ, ठीक है, ज़रा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो अंडर रूट, अब स्क्वायर है तो अंडर रूट लें, ठीक है, स्क्वायर रूट लें उसका, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आ जाता है 13.2 सेंटीमीटर्स। अब इसको मीटर बना लें, 100 पे डिवाइड कर दें, 0.132 जो है मीटर्स बन जाएंगे। अब ये हमें पता चल गया कि ये जो सी डी है वो कितना है, 13.2 सेंटीमीटर्स में है। अच्छा, डायग्राम की एक चीज़ रह गई कि ये जो फासला है ना बी से लेकर सी तक, ये 25 है। कैसे? क्योंकि ये देखें यहाँ तक ये जा रहा है ना डिस्टेंस, ये इधर से लेके इधर आ जाना, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये होनी है ना ये, तो इधर से लेके ये 15 है, इधर से लेके ये 10 है, 10 और 15 मिलके 25, तो ये अगर टोटल 25 है तो इसके सामने ये भी 25 होना चाहिए, तो ये भी हमें पता चल गया। अब हम जाएंगे सेकंड कंडीशन पे, टार्क के ऊपर, क्योंकि टार्क वाले से हमें फोर्स मिलनी है, क्योंकि यहाँ पे ये घूमने का इफेक्ट है ना, क्योंकि चीज़ घूम रही है, स्फेरिकल है, घूम के दिक्का मार के यहाँ से दिक्का लगा के तो वो लेके वो जाना है ऊपर, तो वो घूमने से ही जाना है ना, तो घूमने के लिए टार्क वाला जो कंडीशन होती है, टार्क वाली, वो सबसे बेस्ट होती है। तो ये देखें टार्क वाली जो कंडीशन है वो हम लगाएंगे, और कंडीशन यही है कि सम ऑफ टार्क शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टार्क है, एक हमारा फोर्स का जो हम ज़ाहिर दिक्का लगाएंगे तो उसको चढ़ाना है ना, तो एक उसका टार्क होगा और एक उसका वजन होगा जो उसको रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट करेगा तो ज़ाहिर उसको माइनस में लेंगे, क्योंकि वैसे भी वेट नीचे के होता है,
ठीक है, तो वेट वाले के साथ आपने माइनस लगाना है, फोर्स वाले के साथ प्लस लगाना है क्योंकि वो आगे की तरफ जाएगी। अच्छा, अब इसके साथ इनके डिस्टेंसेस चाहिए ना, कहाँ से कहाँ तक उसने घूमना है। अब W के साथ CD है और F के साथ CB है, वो ज़रा हम डायग्राम से चेक करते हैं। W के साथ देखें CD क्यों है वेट के साथ, ये देखें ये CD, क्योंकि ये वेट उसका नीचे की तरफ अमल कर रहा है ना, ये उसका वेट है नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो उसने घूम के आगे जाना है ना, इसके ऊपर चढ़ना है, तो यहाँ से लेके इधर से घूमना है उसने, क्योंकि यहाँ पे वो स्टक हो गया हुआ है, आगे ये चीज़ आ गई हुई है स्टेप, तो इधर से घूमना है, ये उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ से लेके इसीलिए हमने ये CD फाइंड किया है, तो CD हमने फाइंड किया था 13.2 सेंटीमीटर या 0.132, ये हम उसमें यूज़ कर लेंगे। और फोर्स के साथ जो है CB यूज़ होना है। CB क्यों यूज़ होना है, क्योंकि फोर्स लग रही है ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, और ज़ाहिर है रोटेट तो यहाँ से होना है, तो ये BC या CB कह लें, ये वाली उसके साथ होगी, और ये हमने 25 कैलकुलेट किया हुआ है। अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लगा लेनी है। देखें W के साथ देखें, W का अपना 50 है, CD हमने 0 पॉइंट, ये अब मीटर्स में ले लिया ना हमने, और CB को भी मीटर्स में 100 से डिवाइड कर लिया था 25 को, तो 0.25। अब जाहिर है कि ये नेगेटिव है, इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगी, 6.5 आ जाएगा। F के साथ ये है, और ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके उसने डिवाइड कर देना। अब सिंपल सा काम हो गया, इसको इससे डिवाइड कर दें तो 26 न्यूटन जो है ये हमारी फोर्स बन जाएगी। तो ये देखिए फोर्स यहाँ से, क्योंकि रोटेशन है, ऐसे करके ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है जी। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा आ गया प्रॉब्लम 2.18। यहाँ पे क्या करना है जी, एक यूनिफॉर्म सफियर है ऑफ वेट 10 न्यूटन। यहाँ पे भी सफियर है, गोला है, लेकिन बहुत बड़ा गोला नहीं है, और वो 10 न्यूटन का है। इज हेल्ड, उसको हमने लटकाया हुआ है बाय अ स्ट्रिंग, किसी रस्सी से, धागे से, रस्सी कह ले, अटैच्ड बाय अ फ्रिक्शनलेस वॉल, एक दीवार है, जैसे ये दीवार बनाई हुई है, और वो फ्रिक्शनलेस है। वैसे तो फ्रिक्शन होती है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम, जाहिर है समझने के लिए हम कह लेते हैं कि वो फ्रिक्शनलेस है। दीवार के साथ वो सस्पेंडेड, उसके साथ वो रेस्ट कर रही है, लगी हुई है, उसके साथ बॉल उसके साथ लगा हुआ है। सो दैट द स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब जाहिर है बाल का कोई अपना हुजम होता है ना, तो बाल का सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से बांधा हुआ है, तो रस्सी जो है फिर ऐसे करके इधर से दीवार के साथ लगी हुई है, तो फिर एंगल कुछ ना कुछ बनेगा। तो एंगल जितना बन रहा है वो कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है जी, 30 डिग्री का हो गया। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, उसमें टेंशन होगी, क्योंकि जाहिर है वो वजन लटका हुआ है ना, तो इसने खिंचाव होना है इसके अंदर, वो जो खिंचाव है, टेंशन है, वो हमने इसकी कैलकुलेट करनी है। अब देखें इसकी डायग्राम को थोड़ा सा समझ लें, ये इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये हमारी दीवार हो गई, ये हमारा स्फेरिकल वो जो गोला है वो है, ये हमारी जो है वायर है जिससे हमने उसको बांधा हुआ है। ठीक है, और दीवार की फोर्स लग रही है। ठीक है, वो दीवार की फोर्स ही कह रहा था कैलकुलेट करें कि दीवार जो है वो उस पर कितनी फोर्स लगा रही है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो जब उसने रेस्ट करना है तो उधर से उसने रिएक्शन भी देना है दीवार में, तो टी भी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से फिर देखें, ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस अब कर सकते हैं टी का। ये टी का अगर ये वेक्टर है, तो यहाँ से डॉटेड डॉटेड आप सीधा ऊपर लेके जाएं और डॉट इधर ले आएँ, तो आपके पास एक ट्राइंगुलर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, वो एक वेक्टर आपका इधर से हो जाएगा, एक वेक्टर इधर से हो जाएगा। तो ये हमारा अगर टी प्रॉपर ये फोर्स वेक्टर है, तो उसके दोनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम बना सकते हैं। तो एक्स कंपोनेंट हमारा असल में वो इस तरह से करके हो जाता है ना, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके पढ़ेंगे ना, तो ये आपका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर उधर को जा रहा है। तो ये एक्स कंपोनेंट जो है वो टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, वाई कंपोनेंट वो हमारे पास आ जाएंगे। अब इनको हम यूज़ करेंगे, साथ डाटा लिख लेंगे, डाटा ज़ाहिर साथ लिखना होता है। तो वेट जो है वो 10 न्यूटन है, ठीक है, उस गोले का। एंगल थीटा 30 डिग्री बन रहा है। टेंशन टी इन द स्ट्रिंग वो भी फाइंड करनी है, और रिएक्शन ऑफ द फोर्स, ये जो हमारी दीवार है उसकी जो फोर्स है वो भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमारी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं वो हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। तो पहली कंडीशन यही थी कि सम ऑफ फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो x के अलॉन्ग जो फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हों। अब x के अलॉन्ग जो फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? एक तो ये फोर्स है, ठीक है, और एक फोर्स ये वाली है जो इधर को लग रही है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को नेगेटिव लिखना है, तो आप लिख लें f माइनस टी साइन थीटा। तो ये देखें हम लिख रहे हैं कि f माइनस टी साइन थीटा नेगेटिव है, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। ये एक रिलेशन बन गया हमारे पास। अब y कंपोनेंट पे चले जाना है। अब y कंपोनेंट में आएंगे तो y कंपोनेंट हमारे पास ये, अगर ये इधर से जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो ये टी कॉस थीटा है, और जो दूसरा y कंपोनेंट है वो उसका वेट है जो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, ठीक है। और अगेन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके दरमियान भी नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो टी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू,
ठीक है ना, ऐसे करके इसको लिख लेंगे टी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डब्ल्यू माइनस में है, डब्ल्यू उधर जाके प्लस में हो गया, और चूंकि टी कैलकुलेट करना है तो कॉस थीटा को उधर ले जाएं और उसके डिवाइड में ले आए। अब वेट जो है, अब इनकी वैल्यूज लगा लें, वेट 10 है और कॉज ऑफ द एंगल थीटा वो 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री 0.866 होता है, कैलकुलेटर में करें 10 से इसको डिवाइड करें, 11.55 न्यूटन टेंशन जो है वो हमारे पास आ गई। अब जब टी आ गया है तो टी को आप इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करवा लें, वहां से एफ मिल जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा, टी की वैल्यू लग गई, एंगल थीटा वही है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 या 0.5 होता है, उससे आप इसको करें तो 5.8 न्यूटन बन जाएगा। लो जी, एक्सरसाइज यहाँ चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।